हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डिम्पल है और मैंने ये वीडियो बनाई है उनके लिए जो कह रहे थे कि मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो उनके लिए है जो प्री क्लियर करके देख रहे हों, प्री देने के बाद देख रहे हों या प्री से पहले ही देख रहे हों, क्योंकि हर स्टेज पे पॉसिबल है कि आपका मेंस भी क्लियर हो सकता है अगर आप सही स्ट्रैटेजी और रूटीन को फॉलो करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें मेंस के प्रिपरेशन में ध्यान देनी है ताकि उससे हमारे चांसेस और बढ़ जाएं मेंस क्लियर करने के। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमें यही लगता है। तो इसमें आपका डीआई आता है और उसमें बहुत प्रकार के डीआई आते हैं। आपके अरिथमेटिक डीआईज़ में आपको केसलेट्स देखने को मिलते हैं, वेन डायग्राम्स आते हैं आपके, और फिलअप डीआईज़ भी आते हैं। तो इसमें ये डीआईज़ हो गए आपके, और अरिथमेटिक चैप्टर्स तो आपके अलग से होते ही हैं। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने अरिथमेटिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और फोकस करें कि वो चीज़ आप डीआई में अप्लाई कर पाएँ। अब आपके पास 40 to 45 मिनट्स हैं, तो उसमें आप सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर नहीं सकते, और अरिथमेटिक क्वेश्चंस आप करेंगे उससे आपको 2-2 नंबर मिलते हैं। तो उससे अच्छा अगर आप अपना फोकस डीआई पे करें और डीआई को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं तो आप ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे कम टाइम में। क्योंकि अगर आपने एक डीआई क्रैक कर लिया तो उससे आपके 5 से 10 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं अगर आप क्वेश्चंस भी समझ जाते हैं तो। और डीआई में आपको एक प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी कि जिस टाइप की डीआईज़ आती हैं आप कौन सा कर पाते हैं और आपकी कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीआई है। जैसे आपने एक डीआई देखी होगी जिसमें टेबल होता है और उस पर डेटा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मंथ्स का डेटा है तो इन जनवरी एंड टिल फरवरी टिल मार्च ऐसे डेटा दिया जाता है। तो उसमें हमें पता होता है कि हमको एक नेक्स्ट मंथ का प्रीवियस मंथ से माइनस करना पड़ता है, तो हमें उस मंथ का एक्चुअल डेटा मिलता है। ये वाला मैंने अपने मेंस में सॉल्व किया था, ये मेरे मेंस में आया था, और सारे क्वेश्चंस वेरिएबल बेस्ड आए थे, और वो एक बड़ा शॉक था सारे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ये क्वेश्चन भी वेरिएबल में ही आया था, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि इस डीआई के साथ प्रोसीड कैसे करना है। तो अगर हमें वो स्टेप्स पता हो डीआई सॉल्व करने के, हम कोई भी डीआई सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए, ना ही अपने अरिथमेटिक के चैप्टर्स में जो हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे मेंस पे, पर वो डीआईज भी जो हम कर पाएंगे। इसके अलावा आपके जो अरिथमेटिक आएंगे जिसमें आपको क्वांटिटी वाइज उनको अरेंज करना पड़ेगा, क्वांटिटी सफिशेंसी आएंगी, और वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है कि एक ही स्टेटमेंट से आपका आंसर आ रहा है या एक या दो के मिश्रण से आपका आंसर आ रहा है। तो ये वाला मुझे थोड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि आपका जितना भी अच्छा बेस हो अरिथमेटिक चैप्टर का, ये ऐसी चीज़ है जिसमें मल्टीपल आंसर्स बनने के वो हैं चांसेस। तो मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा यही क्वेश्चन मेंस में गलत हो गया था, और कम टाइम में और जब कुछ और सॉल्व नहीं होता है तो हम इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं क्योंकि हमें कंपैरेटिवली इजी लगता है, इसमें एक पर्टिकुलर आंसर नहीं देना पड़ता है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें आपको 3 क्वांटिटी दी जाती हैं और आपको अरेंज करना पड़ता है कि सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी कौन सी है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके स्कोर करने के, क्योंकि आपका एग्जैक्ट आंसर ना आए और थोड़ा भी इधर उधर 19-20 वाला आंसर आ जाए तो भी चांसेस हैं कि आपके उसमें मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर नंबर तो आपका आंसर है नहीं, आपको बस बताना है कौन सा क्वांटिटी बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और अगर आपका अरिथमेटिक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपने नंबर सीरीज़ अपने प्री के लिए बहुत सॉल्व किए हैं, तो आप नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। वेरिएबल में हो ना हो वो तो आपका सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाता है या नहीं। तो आप नंबर सीरीज़ को भी करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप पहले जो स्पीड मैथ्स के हों या नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हों वो आप सॉल्व करिए। उसके बाद आप डीआई पे आइए और सारे डीआई को चेक करिए कि कौन सा आपको इजी और डुएबल लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। फिर आप अरिथमेटिक चैप्टर्स पे जाइए और देखिए कि कौन से क्वेश्चंस आप कर पाएंगे या नहीं। तो आपको पहले 5-7 मिनट में ये स्कैन करना है अपना पेपर, और आपको जो लगता है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं आप उसको मार्क कर दीजिए, और फिर उनको पहले अटेम्प्ट करिए, और टाइम बचे तो बाकी के क्वेश्चंस पे जाइएगा। तो आपकी मेंस की ये स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कॉन्ट्स के लिए। कॉन्ट्स में एडवाइस यही रहेगी कि आप ऐसी बुक्स लें जिसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलते हों, और उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। और यूट्यूब पे आप मेंस लेवल डीआई डाल सकते हैं।
और जो क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं बनते हैं आप उसको मार्क कर दीजिए और थोड़े दिन बाद फिर उस क्वेश्चन पे आइए और देखिए कि अब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। और कॉन्स में आपको रेगुलर मॉक्स लगाने हैं। जैसे आपको पता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपके मॉक्स लगने चाहिए प्री के बाद, अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 10 मॉक्स आपके लगने ही चाहिए आपके मेन एग्ज़ाम से पहले। और उसमें जो आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं आप उसको मत देखिएगा, लेकिन जो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं आप उसको या तो अगले दिन एनालिसिस कर सकते हैं उसका, क्योंकि मॉक्स लगाना ही बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। या तो जैसे मैंने सजेस्ट किया है, अगर आपको अपना टाइम नोट करने की इतनी चिंता नहीं है तो मैं क्या करती थी, पहले ही मॉक सबमिट करके उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठती थी, क्योंकि मेरे लिए टाइम एक बड़ा फैक्टर नहीं था कॉन्स में। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं कट ऑफ तो ऑफकोर्स कॉन्स का क्लियर करूँ ही, लेकिन उससे मैं 5-6 नंबर ज़्यादा लाऊं। तो उस हिसाब से मेरे लिए टाइम ज़्यादा वो नहीं था, बट ये था कि मैं जितने ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाऊँगी एग्ज़ाम्स में मेरे ज़्यादा चांसेस होंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के। दिक्कत ये हो जाती थी कि हम क्वेश्चन कौन सा करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस लगते नहीं हैं। तो टाइम फैक्टर अगर आपका इतना नहीं है एक डिसएडवांटेज, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें और जितना टाइम उस पर जा रहा है उस पर कम। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो पाएँ तो आप उसको ढूंढ के सॉल्व करिए, क्योंकि उसी पैटर्न में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहे। लेकिन लास्ट ईयर के बाद मैंने ये सुना है कि वेरिएबल बेस्ड पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, तो आप जितना वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस ढूंढ पाएँ और उसको देख पाएँ, क्योंकि अब जो टीचर्स हैं वो भी अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं पढ़ाने का और ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटी ऑफ एक्स ज़्यादा पूछी जाती है, तो वैसे क्वेश्चंस भी आप ज़रूर लगाइए। अब हम रीजनिंग पे आते हैं, और रीजनिंग में आपको पता है कि 3 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होता है, क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स और आपका जो मिसलेनियस रीजनिंग है। इसमें आपको पहले ही पता होगा कि आपको पहले अपना मिसलेनियस रीजनिंग जो है उसको आपको पेपर में देखना है कि कहाँ कहाँ वो क्वेश्चंस हैं जो आपके जल्दी सॉल्व हो पाएंगे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स छोड़ के। तो पहले हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें ये सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपका रीजनिंग सेक्शन खुलता है आपको ये चैप्टर्स ढूंढने हैं और उस हिसाब से देखना है कि आपसे कौन से क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं नहीं, पहले उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग, इसमें गलती करने के चांसेस हैं क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ लगता है, क्योंकि अगर आपको सेंटेंस नहीं समझ में आएगा तो गलती करने के बहुत चांसेस हैं उसमें। इसमें आपकी रीजनिंग जो है, ब्रेन रीजनिंग, वो टेस्ट की जाती है। तो इसमें भी स्कोर करना आसान तो नहीं है लेकिन डूएबल है अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मैंने आपको यूट्यूब के सोर्सेज दिए हैं यहाँ पे, तो आपको एक एज मिल सकता है दूसरे स्टूडेंट से, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली गलती हो जाती है। लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो आप इसको भी प्रेफर करिएगा। क्योंकि फिर आप जब पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स पाएंगे, आपको दिए तो बहुत पजल्स जाएंगे, लेकिन उस टाइम में आपसे अगर 2 पजल्स भी पूरे बन गए तो एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। कहा जाता है 20 से 25 मार्क्स आप अगर लें किसी भी सब्जेक्ट में तो एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो उस हिसाब से अगर आपके 2 पजल्स भी बन जाते हैं अलॉन्ग विथ आपका जो मिसलेनियस पोर्शन हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है। तो पजल्स हम एंड में रखेंगे और पजल्स में भी हमको देखना है कि हमसे कौन से टाइप के पजल्स हो सकते हैं। और कभी कभी ये क्या होता है, जो लंबे लंबे पजल्स दिए होते हैं सबसे आसान वही होते हैं, क्योंकि उनमें मोस्टली इंस्ट्रक्शंस दी होती है, तो हमें लगता है कि बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल पज़ल है, लेकिन सबसे आसान वही होते हैं। तो आप अगर उसको एक बार देखिएगा कि कितने वेरिएबल मांग रहा है वो, और अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर करिए। और पज़ल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की भी प्रैक्टिस मेंस की बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप दिन में 3-4 घंटे अपने प्री के प्रैक्टिस को दीजिए और उसके बाद आप मेंस पे आ जाइए, क्योंकि प्री जब निकल जाता है तो हमें इंश्योर करना है कि हमारा मेंस भी निकल ही जाए। हमें सिर्फ प्री नहीं निकालना है, मेंस हमारा गोल है, तो हमें पहले दिन से मेंस की तैयारी भी शुरू करनी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन सुबह सुबह ही होती है।
तो आपको जो सबसे मुश्किल या बोरिंग या टफ़ जो आपको पार्ट लगता है, आप उससे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं कॉन्ट से अपना पढ़ाई शुरू करती थी, क्योंकि वो सबसे मुझे क्या बताएं लगता था। तो कॉन्ट्स करने के बाद आपकी मोस्टली एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो आप पहले अपने कॉन्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके आप जीए पे जा सकते हैं। जैसे आपसे मैंने कहा है वीकली या मंथली पीडीएफ्स पढ़ने को, तो एक वो थोड़ा चेंज आ जाता है। आप नंबर्स से और एनालिसिस से आप आ जाते हैं रीडिंग पे, जो आपके आसपास हो रहा है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और फिर वो जो हमारा बूस्ट है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। और फिर हम उसके बाद आ सकते हैं रीजनिंग पे, क्योंकि मेरे लिए रीजनिंग इंटरेस्टिंग होती थी, पज़ल सॉल्व करना। तो मैं फिर उसको 3rd लेवल पे रखती थी। और फिर मेरा इंग्लिश रहता था, क्योंकि वो मुझे सबसे आसान लगता था। उसमें मुझे बस प्रैक्टिस करनी होती थी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना होता था, तो वो मैंने एंड में रखा हुआ था। तो आपको भी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगे वो आपने दिन में शुरुआत में रख के, और जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग या आसान लगे वो आप दिन के एंड में रख सकते हैं, ताकि हर जगह आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी रहे। इसी दिन मिक्स मैच भी कर सकते हैं। कभी रीजनिंग आपने पहले कर ली, कभी जीए, सुबह उठते ही आपने जीए पढ़ लिया उस दिन का। तो आप अपने हिसाब से भी इसको ऑल्टर कर सकते हैं। हर दिन का रूटीन तो सेम रह नहीं सकता, तो आप उसको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। इसी से हम बात करेंगे जीए की। और जीए की मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, जो मैंने दिखाया है कि मैंने अपने मेंस में कैसे तैयारी की थी। लेकिन आपके पास टाइम हो या फिर आपको फ्री सोर्सेज चाहिए हो, तो ये आप इन सोर्सेज से अपनी जीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये अच्छे सोर्सेज हैं, और लोगों ने खुद कहा है कि उन्होंने ये फॉलो करके अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जीए में जितना हो सके आप जो वेबसाइट प्रेफर करते हैं उससे आप क्विज़ खेल सकते हैं, आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मेरा मानना रहेगा कि आप पीडीएफ पढ़ के ही उसमें हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और जीए में बस इतना ही है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, तो वो तभी याद होंगी। या तो अगर आपके पास अच्छी मेमोरी है तो आप 1-2 बार पढ़ के याद कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको 3-4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा मटेरियल, या तो आपको वो पेज पूरा याद हो जाता है जिस पे आप पढ़ते हैं। तो आप उसको जितनी जल्दी शुरू करेंगे, पिछले पास्ट 6 मंथ्स का मिनिमम, उतना सही रहेगा। और एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले का तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो अगर बाकी महीने का 2-3 बार पढ़ा है, तो एग्ज़ाम से पहले 2 महीने का 4-5 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे मैंने अपने जीए वीडियो में बताया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही महीने है, तो आपको वहीं से अपनी जीए भी करनी है। इंग्लिश की प्रिपरेशन भी मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, जिससे आपका जो इंग्लिश का बेसिक्स और ग्रामर रूल्स है वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो प्री में रूल्स चलते हैं ग्रामर के, वही मेंस में भी चलते हैं, बस थोड़े क्वेश्चंस आपको अलग टाइप के देखने को मिलते हैं, लेकिन बेसिक्स वही रहते हैं। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो आप जैसे ग्रामर टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं, तो हर ग्रामर टॉपिक का एक रूल होता है, तो आप वो रूल्स सारे नोट कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको एरर डिटेक्शन में और क्लोज टेस्ट में और बहुत काम आएंगी, और पैराग्राफ अरेंजमेंट में, अगर आप ग्रामर के रूल समझ जाते हैं तो इंग्लिश में आप वही कर सकते हैं। और उसके साथ जो आप मॉक टेस्ट में सीखेंगे और जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की कहीं कमी नहीं है, आपको बस क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करना है। और कभी क्वेश्चंस ना करने का मन किया और पढ़ाई से ब्रेक लेने का मन किया, तो मैंने सजेस्ट किया था आप कोई अपनी नॉवल पढ़ सकते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, उससे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन मॉक्स आपको हेल्प करेगा ये देखने में कि आपकी प्रैक्टिस चल कैसी रही है और आप कहाँ तक पहुँचे, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें आपका इंग्लिश के साथ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी आ जाता है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना पड़ता है और एक एसे लिखना पड़ता है। तो लेटर में आपको अगर आप YouTube पे देखें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, उसमें आपको बताएंगे कि लेटर में कैसे लिखा जाना चाहिए। वैसे स्पेस छोड़ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बाकी ग्रामर की चीज़ें देखनी पड़ती हैं लेटर में। और ऐसे हो या लेटर हो, आप जो भी लिख रहे हो, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत अच्छी वोकैबुलरी और ज़्यादा फैंसी चीज़ें लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मार्क्स के लिए। आप
सिंपल बस सही स्ट्रक्चर में लिखा गया सिंपल सेंटेंस भी लिख दें बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक के, बिना कोई ग्रामर की गलती के, और अगर आप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये सब भी अगर लगाते रहें तो आपको 15+ आराम से मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी कोई वोकैबुलरी नहीं यूज़ की, मुझे पता था इसकी जगह मैं ये वर्ड लिख सकती हूँ, मैं ये वर्ड लिख सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो गई उसमें या वो वर्ड वहाँ नहीं बैठा, क्योंकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो मशीन चेक करेगी, तो मशीन को बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किस लेवल की अंग्रेज़ी लिख रहे हैं, बस उनको ये मतलब है कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। वो एक ऑटो करेक्ट लगा देंगे उसमें, और जहाँ आपकी गलती निकलेगी वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। तो आप अपने फुल स्टॉप्स वगैरह पे ध्यान दीजिएगा, कॉमास पे ध्यान दीजिएगा, और ये देखिएगा कोई गलती ना हो। जो स्पेलिंग आपको आती है आप वही लिखिए सेंटेंस में। लेकिन एक चीज़ है कि आपको जो टॉपिक मिलेगा, आपको टॉपिक से ही रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, और कोई यहाँ वहाँ की मत लिखिएगा। जितना हो सके जो टॉपिक में वर्ड्स है थोड़ा वो भी यूज़ करने की कोशिश करिए, ताकि मशीन को लगता रहे हाँ आप उसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, और आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और एक्चुअली बहुत स्कोरिंग पार्ट है, आपको बस नॉर्मल इंग्लिश अपनी लिखनी है और आपको अच्छे स्कोर मिल सकते हैं इसमें। तो आप इस पर भी थोड़ी राइटिंग की हो सके तो प्रैक्टिस करिए, या तो फिर एक पतली बुक्स जो आती हैं, या मैंने आपको सोर्सेज ऑफ IBPS PO में भी बताया है आप कहाँ पे अपने एसेस पढ़ सकते हैं। तो इसमें बस आपको एसे की प्रैक्टिस करनी है, रीड करना है, और जितने आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो आजकल टॉपिक्स चल रही हैं वो टॉपिक्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप उस पर भी एसेस देख लीजिएगा। आजकल बुक्स भी आ रही हैं रेलेवेंट टॉपिक्स की इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो काफ़ी रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो ये थी मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी, और आपको अगर कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स। अब आपके जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें बिल्कुल एक भी दिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंट रहना है और इस बार क्लियर करके दिखाना है। थैंक यू।